हेलो एवरीवन। ये वीडियो डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्स की है। उसमें सबसे पहला कोर्स जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी यूनिट है ये, उसकी यूनिट 1 है ये, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं इस वीडियो में आपको यूनिट 1 का आधी यूनिट 1 कवर करवा दूँगी और आधी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। तो 2 वीडियोस में ये यूनिट कवर हो जाएगी, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो 2 वीडियोस में मैं ये यूनिट कवर करवा दूँगी। इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आपको जो भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट है, डीएलएड है, बीएलएड है, बीएड है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो होगी वो मैं यहाँ अपलोड करती रहूँगी। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो वीडियो चाहिए होगी मैं जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली यूनिट, सबसे पहला कोर्स आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा न्यू सब्जेक्ट हो जाता है काफ़ी बच्चों के लिए। ये न्यू कोर्स हो जाता है ये, और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट कोर्स भी है ये। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को आप देने जाते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोर्स होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होती है वो इसी कोर्स से आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट से। सीटेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी इससे काफ़ी कनेक्शन है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है। और बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है। तो शुरू करते हैं यूनिट 1, हमारी इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। मैंने इसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में प्रोवाइड करने का कंटेंट को कोशिश की है। बाइलिंगुअल में हम चलने की कोशिश करेंगे। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप वो मुझे नीचे कमेंट में देके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि बाइलिंगुअल में ही चलूँ, और कोई अगर गलती हो जाए, कोई वर्ड अगर मैं बाई चांस गलत लिख दूँ, वैसे तो मैं पूरी रिसर्च करके लिखूँगी, बट बाई चांस अगर कोई गलत हो जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ठीक कर दूँगी। तो सबसे पहली यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट है। उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके प्रिंसिपल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, कि क्या इन्फ्लुएंस है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविंग अस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस पीरियड। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। अलग अलग टेक्निक्स से हम बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के बारे में, डायरी राइटिंग, केस स्टडीज, स्टूडेंट प्रोफाइल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या ग्रोथ होती है, क्या डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ को हम कहते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को कहते हैं हम विकास। तो वृद्धि एवं विकास की अवधारणा और एवं सामान्य सिद्धांत हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ग्रोथ, या जिसे हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं, वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ग्रोथ होता क्या है, बेसिकली जब हम बड़े होते हैं, हम पहले पैदा हुए, धीरे धीरे हमने हाइट बढ़ी हमारी, वेट बढ़ा हमारा, और धीरे धीरे हमें इस चीज़ों की समझ आने लगी, धीरे धीरे हमारी लेंथ बढ़ी। बेसिकली जो भी चेंजेस होते हैं, एक डेवलपमेंट होती है, जो एक डेवलपमेंट होती है बच्चे की, बचपन से लेके बड़े होने तक जो डेवलपमेंट हो रही होती है, उस प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है ये। इट इज़ चेंज इन क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ आर बॉडी। हमारी बॉडी के जो भी क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट्स होते हैं ये उसको चेंज करता है। तो ये एक क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट है हमारी बॉडी का, जो चेंज होता है क्वांटिटेटिव का मतलब है जो हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारी हाइट है, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं कि पहले इतने सेंटीमीटर्स थी, अब इतने सेंटीमीटर हो गई, अब हमारी और थोड़े टाइम बाद इतने सेंटीमीटर हो गई। हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं, हम अपने वेट को मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं वो होती है क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट, यानी जिसकी हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं।
और जो चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होती है। तो जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होती है हमारी बॉडी का, यानी कि वो चीज़ें जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हमें दिखती हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारी ग्रोथ में आ जाते हैं, वो चेंजेस हमारी ग्रोथ में आ जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का। जैसे हमारी मेजरेबल चीज़ें हो गई, मेजरेबल मतलब जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, हाइट को हम कर सकते हैं मेजर, वेट को कर सकते हैं हम, शेप को कर सकते हैं हम, बॉडी के साइज़ को कर सकते हैं, इन सब को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ग्रोथ। उसके बाद आता है ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, यानी कि ये एक टाइम पे आके रुक जाती है। इट गोज़ ऑन टिल मैच्योरिटी। जब तक हम मैच्योर होते हैं, जब तक हमारी मैच्योरिटी आती है हमें, तब तक ग्रोथ होती है। उसके बाद देखते हैं ना, बच्चा पहले बहुत छोटा होता है, फिर एक एट अ सर्टेन एज लड़कियों की हाइट ग्रो होती है, और एट अ सर्टेन एज फिर लड़कियों की हाइट ग्रो होना बंद हो जाती है, कि इस एज तक बढ़ती है, फिर इस एज पे आके बंद हो जाती है, या बहुत कम हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। ऐसे ही लड़कों के साथ में एक एज आती है जिसमें लड़कों की हाइट एकदम से खिंचती है, एकदम लंबी होती है, और फिर एक एज आती है, वो ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चा बचपन से लंबा 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 हो रहा हो, जब तक टिल डेथ वो लंबा होता ही रहता होता ही रहता होता है, नहीं। एक सर्टेन हाइट वो ग्रो करता है, और फिर एक एज पे आके उसकी हाइट ग्रो होना बंद हो जाती है, उससे ज़्यादा लंबी उसकी हाइट फिर नहीं होती है। तो ग्रोथ जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, वो सिर्फ मेच्योरिटी तक ही हमारा होता है। उसके बाद अगला आता है, नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट refers to systematic changes which leads an individual from dependency to self reliance। ये एक important point है, from dependency to self reliance मतलब एक डिपेंडेंसी का पीरियड होता है हमारा। एक जो डेवलपमेंट है वो एक रेफ़र करता है सिस्टमैटिक चेंजेस को, यानी कि जब एक इंडिविजुअल पैदा होता है, पैदा होने से लेकर डेथ तक, टिल डेथ एक सिस्टमेटिक चेंज होता है बच्चे के अंदर, कि पहले बच्चे के हाथ चलना शुरू होंगे, फिर पैर चलना, फिर वो पहले क्रॉलिंग करता है, उसके बाद वो धीरे 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 चलने की कोशिश करता है, गिरता भी है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर भागता है। ये नहीं ना पैदा होते साथ ही भागने लग जाता है, ऐसा नहीं होता। तो एक सिस्टमैटिक चेंज होता है। या फिर बोलने के तरीके में भी, कि पहले वो ये नहीं ना पैदा होते ही साथ ही वो पूरा पूरा सेंटेंस बोलने लग जाता है, नहीं। पहले धीरे 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 करके वो क्विंग करेगा, बैबलिंग करेगा, धीरे धीरे एक वन वर्ड बोलेगा, टू वर्ड बोलेगा, एक सेंटेंस बोलेगा, दो सेंटेंस बोलेगा, फिर पूरा 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 सेंटेंसेस बोलने लगेगा। तो एक सिस्टमैटिक चेंज होता है जिससे एक इंडिविजुअल डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस पे जाता है। यानी डिपेंडेंसी वो टाइम होता है जब वो दूसरों पे डिपेंड होता है, और फिर वो एक टाइम पे पहुंच जाता है जब वो सेल्फ रिलायंस बन जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बन जाता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। फिर वो अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए इंडिपेंडेंट रहता है। दैट इज़ गोइंग फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी कि वॉर्म यानी कि गर्भ से कब्र तक। तो वॉर्म से लेकर टॉम तक डिपेंडेंट जो डेवलपमेंट है वो आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिनस बिफोर बर्थ। इसका मतलब है डेवलपमेंट जो है वो बिफोर बर्थ शुरू हो जाती है। बर्थ होता है बच्चे का, जन्म हुआ, तो उससे पहले ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि वॉर्म से ही शुरू हो गई, माँ के पेट से ही डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के अंदर शुरू हो जाती है, फ्रॉम प्री नेटल पीरियड। अब डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट होती है, तो इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिनस बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले ही डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि प्री नेटल पीरियड से या फिर टाइम ऑफ कंसेप्शन से, कंसीविंग के टाइम से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और कंटिन्यू होती है टिल डेथ तक। डेथ तक डेवलपमेंट चलती है। हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, वो डेथ तक नहीं होती है, वो कुछ टाइम पे जाके मैच्योरिटी पे जाके वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। हम डेवलपमेंट में पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू होती है डेथ तक, यानी वॉर्म से टॉम तक चलती है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि वॉर्म से टॉम तक जो है डेवलपमेंट चलती है। उसके बाद इन दिस टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एट्सेट्रा। इस टाइम पीरियड पे जो इंडिविजुअल है वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से, बहुत तरीक़ों से ग्रो होता है। वो फिज़िकली भी ग्रो होता है, वो मेंटली भी ग्रो होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है, अलग अलग तरीक़ों से वो ग्रो होता है। इंटेलेक्चुअली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ग्रो होता है। तो इस टाइम पे जो इंडिविजुअल की है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है डेवलपमेंट में। अच्छा, एक और चीज़, जो डेवलपमेंट है वो बड़ा एक
आप कह सकते हैं बड़ा स्केल है या बड़ा एक एरिया है जिसका ग्रोथ एक पार्ट है। यानी कि हम अगर देखें तो डेवलपमेंट जो है वो पूरा इतना बड़ा एरिया है और ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इंक्लूड्स progressive and relatively permanent changes and these changes cannot be reversed। डेवलपमेंट में एक प्रोग्रेसिव और रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, ये वर्ड आप ध्यान रखना, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तो डेवलपमेंट जो है उसमें प्रोग्रेसिव है, वो प्रोग्रेस होती रहती है। हर बंदा डेवलप करता रहता है अपने आप को, टिल डेथ चलने वाली है। तो डेवलपमेंट तो एक प्रोग्रेसिव हुई ना कि प्रोग्रेशन होती रहेगी। और रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है यानी कि उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो चेंज हो गया वो हो गया, उनको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है कि हाँ रुक गया बस अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो कॉन्टीन्यूअसली होता रहता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें ग्रोथ आती है, मैचुरेशन आती है और लर्निंग बाय इटसेल्फ आती है। मतलब आपकी ग्रोथ भी होती है। मैंने अभी बताया ना कि डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ा एरिया है, बड़ा पार्ट है और ग्रोथ उसका एक पार्ट है। ग्रोथ आ गया, मैचुरेशन आ गया उसमें और लर्निंग बाय इटसेल्फ आ गई, ये डेवलपमेंट का पार्ट है और डेवलपमेंट एक बड़ा एरिया है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये हम पढ़ लेंगे। तो ग्रोथ जो है वो पहला पॉइंट जो है ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है। हमने पढ़ा था ऊपर कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर करने वाली चीज़ें हैं। और डेवलपमेंट जो है वो बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है नेचर में। यानी कि क्वांटिटेटिव भी है, उसे हम मेजर भी कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव भी है। कुछ चीज़ें क्वांटिटेटिव होती हैं, कुछ चीज़ें क्वालिटेटिव होती हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे रिस्ट्रिक्ट होती है। मतलब हम फिज़िकली ही उसे देख सकते हैं, जो फिज़िकल चीज़ें चेंजेस होते हैं, फिज़िकल चेंजेस हम उस डेवलपमेंट इंक्लूड्स आस्पेक्ट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एट्सेट्रा। या और डेवलपमेंट जो है उसमें हर सारे एस्पेक्ट्स आते हैं हमारे। फिजिकल एस्पेक्ट भी आता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी आता है, इमोशनल एस्पेक्ट भी आता है, सोशल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, सारे एस्पेक्ट्स आते हैं ग्रोथ में, लेकिन सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोथ जो है वो स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। एक सर्टेन पीरियड पे आके, हमने पढ़ा था ना मैचुरेशन पे आके ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस होती है टिल डेथ तक, यानी कि डेथ तक चलने वाला प्रोसेस है डेवलपमेंट। उसके बाद आता है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है ग्रोथ। डेवलपमेंट कैन ओनली बी एसेस। उसको हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है या कोई उसको हम सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ, ये सब इन सब में हम मेजर नहीं कर सकते, उन्हें एसेस कर सकते हैं। हाँ इतनी डेवलपमेंट हुई है इस बच्चे की, ऐसे इस चीज़ में डेवलपमेंट हुई है उसकी, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे करके हम उसे एसेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो ग्रोथ है वो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। ग्रोथ में इंक्लूड करता है स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे चेंजेस आते हैं कि हम इतने लंबे हुए हैं और इतने मोटे हुए हैं या इतने पतले हुए हैं, या हमारी बॉडी की शेप ऐसी हो रही है या साइज़ ऐसा हो रहा है। ये सब चीज़ें जो फिज़िकली एस्पेक्ट्स होते हैं, हम जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हम वो मेजर करते हैं, मतलब वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं ग्रोथ में। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें दोनों चीज़ें होती है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। चीज़ों की जो भी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं और जो भी फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं वो सब डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब आती हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, इसके 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला तो होता है इसमें प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड को हम गर्भकाल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो हमारा 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, जो बिफोर बर्थ होता है, जो जब एक मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो जो 9th मंथ का जो पीरियड होता है वो आता है आपका प्रीनेटल पीरियड में, यानी गर्भकाल, जो गर्भ के अंदर का टाइम होता है। प्रीनेटल पीरियड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 40 वीक्स का होता है, जिससे 9th मंथ में मतलब 9th मंथ हो गया, 9 मंथ्स हो गए आपके,
40 वीक्स, तो वो होता है आपका प्रीनेटल पीरियड, गर्भकाल का। दूसरा होता है आपका इन्फेंसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिशुकाल, जो हमारा बर्थ से 2 ईयर्स तक का होता है। जब बच्चा बर्थ लेकर होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, जब से लेके उसके 2 साल तक का लगभग एक अराउंड होता है ये एक फिगर जो है वो, कि 1.5 ईयर्स भी हो सकता है, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स भी ऑलमोस्ट हो। तो लगभग आप मान के चलें कि बर्थ से 2 ईयर्स तक का जो पीरियड होता है वो आपका इन्फेंसी का पीरियड होता है, जिसे हम टॉय एज भी कहते हैं। इसे टॉय एज भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। सीटेट में आ जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद जो तीसरा हमारा स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड। पहला था हमारा प्री नेटल पीरियड, दूसरा था हमारा इन्फेंसी, तीसरा है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। हिंदी में इसे कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 ईयर्स से 6 ईयर्स तक का होता है। 0 to 2 ईयर्स हमने पढ़ा था इन्फेंसी। उसके बाद 2 to 6 ईयर्स का जो पीरियड होता है वो होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये प्री स्कूल एज होती है, प्री स्कूल एज कहा जाता है इसे। उसे टॉय एज कहा जाता था, ये प्री स्कूल एज होती है, स्कूल जाने से पहले वाली एज जो होती है वो। उसके बाद चौथी स्टेज आती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड 7 to 11 ईयर्स का पीरियड होता है आपका। वो 2 to 6 ईयर्स का पीरियड था अर्ली चाइल्डहुड, ये लेटर चाइल्डहुड में 7 to 11 ईयर्स का, जब बच्चा 7 से 11 साल तक की एज में होता है, वो जो स्टेज होती है बच्चे की वो होती है लेटर चाइल्डहुड। ये सब आप ध्यान कर सकते हैं, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 7 to 11 ईयर्स तक का जो पीरियड होता है वो होता है आपका लेटर चाइल्डहुड का, जिसे हम गैंग एज भी कहते हैं। वो थी टॉय एज, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड थी प्री स्कूल एज, और लेटर चाइल्डहुड है गैंग एज। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट स्टेज जो आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, वो होती है एडोलेसेंस, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं हिंदी में। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 12 से 19 साल तक, किसी बुक में आपको 11 to 18 मिल जाएगा, 12 to 18 मिल जाएगा, किसी में 12 to 19 मिलेगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। 12 to 19 ईयर्स की जो एज होती है वो एडोलेसेंस पीरियड होता है। जनरली हम भी अभी, आप लोग जो हैं वो एडोलेसेंस पीरियड में ही होंगे, नहीं तो अभी एडोलेसेंस से निकले होंगे। तो एडोलेसेंस पीरियड जो होता है किशोरावस्था, वो 12 to 19 ईयर्स के लिए होता है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं बच्चे को, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस की एज स्टेज होती है आपकी एडोलेसेंस। उसके बाद आता है, मैंने फ़्लो चार्ट बनाया है। हाँ, आप ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पेपर में आप कोशिश करिएगा कि आप जो आंसर्स हैं उसके की पॉइंट्स को आप इस तरीके से फ़्लो चार्ट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बीच में आपने मेन हेडिंग डाल दी, और उसके बाद उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप इस तरीके से मेन पॉइंट्स को आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद उन पॉइंट्स को नीचे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। आपका जो आंसर का जो स्पेस है, आपको जो पेजेस भरने होते हैं वो भी इजीली भर जाते हैं। आंसर जो है वो मोर प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो चेकर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं चेक करने के लिए, वो भी आपका डिटेल में फिर आंसर नहीं पढ़ते। अगर उन्हें यहीं पे पॉइंट सही मिल जाते हैं तो वो फिर डिटेल में आंसर नहीं पढ़ते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हाँ आपको उस चीज़ की नॉलेज है कंटेंट की, तो आप कोशिश करिए, क्योंकि इससे बहुत रिप्रेजेंटेबल भी हो जाता है, इजी हो जाता है आपको खुद को समझने के लिए। आपको जो चीज़ समझानी है टीचर को वो भी आप इजीली इसके थ्रू समझा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हर आंसर को जितना आप कोशिश कर सकते हैं, आपसे हो सकता है उतना करिए कि हर आंसर को इस तरीके से फ़्लो चार्ट की फॉर्म में आप समझा दीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि चीज़ों को आपको पॉइंट्स में या फ़्लो चार्ट की फॉर्म में ही दिखाऊं, आपको रिप्रेजेंट करूं, आपको नोट्स प्रोवाइड करूं, ताकि आपको भी इजीली समझ आ जाए। और आप पेपर में भी यही कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिखिए या फिर फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए, उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। ज़्यादा पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और आंसर भी ज़्यादा आप नहीं लिख पाते हैं। तो आस्पेक्ट और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, चाहे आस्पेक्ट्स पूछ ले चाहे टाइप्स पूछ ले डेवलपमेंट के, तो डेवलपमेंट के हमारे 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स की डेवलपमेंट होती है हमारी, कि मतलब डेवलपमेंट के टाइप्स हैं बेसिकली, कि कौन कौन से टाइप की डेवलपमेंट होती है। तो पहली डेवलपमेंट जो है हमारी, जो सबसे मतलब सबसे क्या सारी इंपॉर्टेंट है, तो पहली है आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो हमारी फ़िज़िकली होती है, चेंजेस जो भी होते हैं फ़िज़िकली डेवलपमेंट होती है जब हमारी, वो फ़िज़िकल डेवलपमेंट में आती हैं।
हम आगे इन्हें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इन्हीं के बारे में यूनिट आएगी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आएगी, पियाजे की थ्योरी आएगी उसमें, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट आ गई, या मॉरल डेवलपमेंट आ गई तो कोलबर्ग की थ्योरी आ जाएगी आपकी, लैंग्वेज डेवलपमेंट आ गई उसमें वाइगोत्स्की का आ जाएगा, सोशो कल्चरल थ्योरी आ जाएगी। तो आपको ये आगे इन डिटेल पढ़ने को मिलेगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के। तो सबसे पहला टाइप जो है वो फिज़िकल डेवलपमेंट है। फिज़िकल डेवलपमेंट में आपकी मोटर स्किल्स आती हैं। मोटर स्किल्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। क्या होती हैं अभी मैं नीचे बताऊंगी आपको, आप बस अभी पढ़ इतना समझ लीजिए कि फिज़िकल डेवलपमेंट पहला टाइप है जिसमें आपकी मोटर स्किल्स आ जाती हैं, और मोटर स्किल्स दो तरीके की हैं, ग्रॉस और फाइन। उसके बाद दूसरा आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ पे भी दिमाग का यूज़ हम करते हैं वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जहाँ पे भी हम ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, हम थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, सोच को यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट में आता है जो हम फिज़िकली चीज़ें जो हमारी होती हैं फिज़िकल डेवलपमेंट। जब हमारे दिमाग का डेवलपमेंट होता है, जब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो हम दिमाग को यूज़ करते हैं, तो वहाँ आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट आप सबको पता ही होगा, जो भी इमोशन से रिलेटेड होता है कि आज आप हैप्पी हैं, सैड हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो सब आपकी आ जाती हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। फिर आता है मोरल डेवलपमेंट। एक हो गया फिजिकल, एक हो गया कॉग्निटिव, थर्ड हो गया इमोशनल, और चौथा हो गया मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट जो भी मॉरल से रिलेटेड आता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हम सोचते हैं, ये सब चीज़ों की जब डेवलपमेंट होती है तो वो होती है मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट होती है। हम बचपन से बोलना नहीं सीख जाते कि एकदम फ्लुएंसी में हर सेंटेंस को बोलना सीख जाते, नहीं, धीरे 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 क्विंग बैबलिंग ये सब कर कर आके हम थोड़ा थोड़ा वन वर्ड टू वर्ड्स ये सब यूज़ करके हम बोलना सीखते हैं। वो भी क्लियर नहीं बोल पाते, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से या धीरे धीरे एक स्टेज पे आके, एज पे आके हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और एक लास्ट टाइप जो है, सिक्स टाइप जो है हमारा डेवलपमेंट का, वो है सोशल डेवलपमेंट। जब हम सोसाइटी के साथ डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट होती है, जो सोसाइटी से रिलेशंस होते हैं, सोशली जो हमारी डेवलपमेंट होती है, सोशली में हमारी बेसिकली सोसाइटी आ जाती है, तो वो हमारी होती है सोशल डेवलपमेंट। तो सिक्स टाइप्स की डेवलपमेंट थी, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। एक की पॉइंट है जो मैंने आपको बोला था मैं समझाऊंगी आपको। की पॉइंट में ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक की पॉइंट तो देने की कोशिश करूंगी आपको। तो की पॉइंट है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जहाँ पे भी बड़ी मसल्स का यूज़ होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में होती है, और फाइन का मतलब होता है जब छोटी छोटी मसल्स का हम यूज़ करते हैं तो वो हो जाती है फाइन। जैसे रनिंग है, जंपिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। अपनी फिज़िकल में हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो जब जैसे रनिंग है, रनिंग में हम बड़ी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, लेग्स का यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। जंपिंग में हम लेग्स का यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं, हम बड़ी मसल्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स में हम छोटी मसल्स को यूज़ करते हैं। जैसे ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, या कॉपी में लिख रहे हैं, तो पेन हम पकड़ रहे हैं, पेंसिल हम पकड़ रहे हैं, तो उसमें हम फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, हम पूरे पूरे हाथ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी छोटी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है फाइन मोटर स्किल्स। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम 11 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और सारी प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में और बहुत बार रिपीट हो चुका है वो क्वेश्चन कि प्रिंसिपल्स क्या हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। तो आप इन प्रिंसिपल्स को लिखेंगे, इसी पॉइंट में लिखेंगे, और मैं आपको कंटेंट समझा दूँगी, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में करके आप उसे समझा सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आता है सॉरी, कि प्रिंसिपल क्या हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, तो इम्पॉर्टेंट है। तो टाइप्स भी आते हैं और प्रिंसिपल्स भी पूछ लिए जाते हैं, कोई एक चीज़ पूछ ली जाती है, और आगे सीटेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझ लेना।
पहला है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी मतलब जब निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जब कोई भी हमारी जो ग्रोथ है, वो हमारी जो डेवलपमेंट है, हमने पढ़ा ही था कि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हमारी वॉर्म से टॉम तक चलने वाला प्रोसेस है। ये टिल डेथ हमारा चलता है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। बंदा हर समय डेवलपमेंट करता है अपनी, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है उसकी। तो ये कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो निरंतरता का सिद्धांत हम हिंदी में कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है कॉन्टीन्यूअसली। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, जनरल से स्पेसिफिक चलता है। ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है इसका कि पहले हम कोई भी चीज़ें, जब डेवलपमेंट होती है हमारी, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो जनरल चीज़ें हम सीखते हैं, फिर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ों पे जाते हैं। जैसे अगर हम बोलना सीखते हैं तो पहले हम वन वर्ड बोलना सीखते हैं, टू वर्ड्स बोलना सीखते हैं, मात्रा सीखते हैं, ए एंड द, मतलब छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, जनरल चीज़ें सीखते हैं। फिर हम उन सब चीज़ों को एक साथ यूज़ करके हम बड़ी चीज़ सीखते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक चीज़ कह सकते हैं। तो जनरल से स्पेसिफिक की ओर ये जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फिर थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो जो एक इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके में अलग होता है। किसी में कोई स्पेशलिटी होती है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई उस चीज़ में एक्सपर्ट ना होकर किसी और चीज़ में। जैसे होता है कि कोई पढ़ाई में बहुत होशियार है, पर कोई होता है पढ़ाई में होशियार नहीं, उसका मन नहीं है लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत होशियार है। कोई होता है कि किसी का डांस में बहुत अच्छा होता है। तो हर इंडिविजुअल में कोई ना कोई डिफरेंसेस होते ही होते हैं। तो ये जो है डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल है, यानी कि हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर इंसान जो सेम नहीं होता है। जब हम टीचर बनने जा रहे हैं, हम टीचर बनेंगे, तो हम यही देखेंगे कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। तो हम उसको, हर बच्चे को एक तरीके से नहीं ट्रीट करना है कि हाँ नहीं हर बच्चे को पढ़ाना, मतलब किसी का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं भी है तो नहीं ज़बरदस्ती पढ़ाओ। एक होता है कि आप और बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखें, कौन बच्चा किस में होशियार है, किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको डील करें, उससे उसके अकॉर्डिंग आप उसको चीज़ें करवाएं, एक्टिविटीज़ करवाएं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको ध्यान में रखना होगा अपने। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस, अनुक्रम का सिद्धांत। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म पैटर्न से चलती है, एक सीक्वेंस से चलती है। हम आगे स्टेजेस जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि इस एज से इस एज तक बच्चे में ये डेवलपमेंट होती है, वो हर बच्चे में होती है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है जो पैदा होते के साथ ही भागने लग गया और एक बच्चा है जो पैदा होते के साथ ही चल नहीं सकता, धीरे धीरे चल रहा है। नहीं, हर बच्चा होता है जो पहले लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे बैठने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे क्रॉलिंग करता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक स्टेप दो स्टेप खड़े होकर चलने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे भागता है। तो ऐसे करके एक स्टेज होता है, जो एक सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, जो हर बच्चे में सेम होता है। ऐसा नहीं होता एक बच्चा बिल्कुल ही भागता हुआ पैदा हुआ है और एक बच्चा चलते चलते। तो एक सीक्वेंस के थ्रू होता है कि सब में एक सीक्वेंस के थ्रू ही डेवलपमेंट होती है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। जो डेवलपमेंट है वो एक डायरेक्शन होता है, उसमें दो तरीके की डायरेक्शन होती है बेसिकली। एक होता है सिफेलोसोडल सीक्वेंस और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। सिफेलोसोडल जो होता है, जिसे हम सिर से पैर की ओर कहते हैं, इसमें हेड टू टो होता है। सबसे पहले एक बच्चा होता है, उसका हेड की डेवलपमेंट होती है, फिर उसके टोज़ की डेवलपमेंट होती है। हेड से टोज़ की तरफ जाता है, सिर से पैर की ओर जाता है। जब एक बच्चे को हम गोदी में भी लेते हैं तो उसका सर संभालते हैं ना, पहले वो सर अपना पहले सर उसका इधर उधर जा रहा होता है, फिर वो सर संभालना सीखता है। उसके बाद वो हाथ पैरों पे उसका कंट्रोल आता है। तो पहले उसका सर पे कंट्रोल आता है, फिर हाथ पैरों पे कंट्रोल आता है। तो सिफेलोसोडल का जो सीक्वेंस होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो होता है। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है वो केंद्र से बाहर की ओर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, यानी सेंटर टू आउटवर्ड्स होता है।
यानी कि पहले बच्चा सेंटर में होता है उसका डेवलपमेंट, एक बच्चा है उसका सेंटर में होगा डेवलपमेंट, उसके बाद उसका बाहर की ओर होगा। ये आप फिगर देख सकते हैं, सेंटर से बाहर की ओर होता है उसका, आउटवर्ड्स की ओर होता है। तो पहले उसका सेंटर में हार्ट मतलब बीच में उसका होगा, केंद्र में होगा उसका डेवलपमेंट, उसके बाद वो बाहर की ओर जाएगा। ये कहते हैं सिफेलोसॉर्डर, वो सॉरी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सिफेलोसॉर्डर होता है सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है केंद्र से बाहर यानी सेंटर टू आउटवर्ड्स। सिक्स प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेट होके चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के सिर्फ हाथों की डेवलपमेंट हो रही है, या एक इंसान के सिर्फ पैरों की डेवलपमेंट हो रही है, या एक इंसान के सिर्फ दिमाग की डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, एक साथ एक इंसान के अलग अलग पार्ट्स की एक साथ डेवलपमेंट होती है। वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, उसकी सोच की, समझ की, इंटेलेक्चुअल की भी डेवलपमेंट होती है, उसकी लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी फिजिकली भी डेवलपमेंट हो रही है, उसको इमोशनली भी डेवलपमेंट हो रही है। तो हर एक जो एक इंसान है वो उसके इंटीग्रेशन में, यानी कि एकीकरण से, इंटीग्रेशन वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा आपके 2 साल के डीएलएड के कोर्स में, या आगे कोई भी आप कोर्स करते हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो इंटीग्रेशन आपको वर्ड सुनने को मिलेगा। तो आप इंटीग्रेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एकीकरण यानी कि एक साथ जब चीज़ें सारी आपकी चलती हैं तो एक साथ आपकी डेवलपमेंट होती है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत। इंटर रिलेशन यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ इंटर रिलेटेड होती है, ये प्रिंसिपल ये कहता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता का सिद्धांत। मैच्योरेशन एंड लर्निंग यानी कि एक जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो मैच्योरेशन लाता है, लर्निंग लाता है, आपके अंदर मैच्योरेशन तक आपका चलता है। आपके पहले बच्चा जो होता है वो मैच्योर नहीं होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ वो मैच्योर होता है, चीज़ें सीखता है, लर्न करता है, ये यही कहता है प्रिंसिपल। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इम्पॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल भी, आनुवांशिकता का एवं पर्यावरण का सिद्धांत। आनुवंशिकता और पर्यावरण का सिद्धांत, हिंदी में हम इसे ये कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यही कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। कैसे डिपेंड करती है वो आगे हम पढ़ेंगे। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रिंसिपल यही कहता है बेसिकली, अभी शॉर्ट में समझते हैं। आगे देखते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। 10th प्रिंसिपल है इसका, स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो स्पायरल है या लीनियर है, ये आता है इसमें क्वेश्चन। तो इस प्रिंसिपल में आता है कि ये पूछ रहा है, ये स्पायरल वर्सेस लीनियर में पूछ रहा है कि डेवलपमेंट स्पायरल है या लीनियर है। तो ये अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप यही लिखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो स्पायरल है, क्योंकि जो चाइल्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन में डेवलप नहीं करता। जो चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, वो बैक एंड फोर्थ होती है। कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है जब जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, फिर एक टाइम के लिए थोड़ी सी स्लो हो जाती है डेवलपमेंट, या रुक जाती है एक बार डेवलपमेंट, फिर वापस चलती है। जैसे एक एज होती है जब हम थोड़ा बोलना सीखते हैं, फिर हम रुक जाते हैं उतने भी, फिर एक स्टेज आती है जिसमें हम और ज़्यादा डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की, या एक हाइट होती है हमारी, एक उस पर चलती है, एकदम स्पीड में ग्रो होती है, हाइट डेवलप होती है। तो एक जो डेवलपमेंट है वो लीनियर है, स्पाइरल नहीं है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ये जो है ये डेवलप नहीं होता है, हम डेवलप नहीं होते हैं, हम जो हैं वो स्पाइरल में चलते हैं। स्पाइरल तो पता ही है ना, स्पाइरल जो हमारी कॉपीज़ बुक्स में भी होती हैं, तो वो होती है स्पाइरल। तो डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल है, यानी बैक एंड फोर्थ होती है। जैसे स्पाइरल होता है कि एक स्टेज पे बहुत हाई होती है, फिर एक स्टेज पे रुक जाती है, ऐसे करके, तो स्पाइरल होती है हमारी डेवलपमेंट। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक बच्चे की डेवलपमेंट में। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ये सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। एक बच्चे की जो बेटर क्वालिटी की केयर होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे अगर बच्चे में प्रॉपर न्यूट्रिशन होंगे,
अर्ली डेवलपमेंट बेसिकली यही है कि बच्चे के जो छोटे एज के बच्चा है, जो स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स जो होती हैं लाइफ के, उसमें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशनल प्रोवाइड हो, एक्सपीरियंस प्रॉपर इमोशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो, कल्चरल एक्सपीरियंस, क्योंकि बच्चा फिर वैसे ही बड़े होते होते वैसे ही बिहेव करने लग जाता है, वैसे ही हो जाता है। तो इनिशियल ईयर्स में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है बच्चे की। उसके बाद आता है नेचर वर्सेस नर्चर। एक डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जो आपके सिलेबस में कह लो कि इन्फ्लुएंस क्या है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट में। सेकंड पॉइंट जो है वो बेसिकली यही है, नेचर और नर्चर। नेचर क्या होता है और नर्चर क्या होता है? नेचर होता है आपका हेरिडिटी, हेरिडिटी को हम कहते हैं नेचर। तो आप ये कंफ्यूज मत होना ये कहाँ से आ गया। नेचर होता है हेरिडिटी और नर्चर होता है एनवायरनमेंट, जो हमने अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा था ये वाला कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये उसी का है कि नेचर और नर्चर जो है वो क्या है। तो मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करते हैं हमारी डेवलपमेंट में, वही है ये। तो नेचर होता है हमारा हेरिडिटी और नर्चर होता है हमारा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। हेरिडिटी आपको पता ही होगा, जो हमारे पेरेंट्स से, फोर फादर से, एंसेस्टर से, जो हमारे दादाजी परदादाजी, मतलब जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड हो गया, हमारे फोक फादर्स हो गए, एंसेस्टर्स हो गए, उन सब से जो हमें मिलती हैं चीज़ें वो हेरिडिटी में काउंट होती है। और इन्वायरमेंट होता है जो हमारे को हमारे आसपास से मिलती हैं। बाय बर्थ हमें हेरिडिटी मिलती है, बर्थ से पहले की चीज़ से हेरिडिटी मिलती है। बर्थ के बाद जो चीज़ें हमें सराउंडिंग से मिल रही हैं वो हमारी इन्वायरमेंट में आती हैं। तो नेचर होता है हमारा हेरिडिटी और नर्चर होता है हमारा इन्वायरमेंट। हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हेरिडिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं ना, वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। हेरिडिटी स्टैटिक होता है, फिक्स्ड होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नर्चर जो है, इन्वायरमेंट जो है, वो डायनेमिक होता है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। हेरिडिटी होता है ऑल द क्वालिटीज़ दैट अ चाइल्ड हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी क्वालिटीज़ एक बच्चा इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। जो भी क्वालिटीज़ कहते हैं ना आपको, ये क्वालिटी तो इसकी मम्मी में भी है, ये क्वालिटी तो इसके पापा में भी है, ये आँखें इसकी मम्मी पे गई हैं, या इसके बाल पापा पे गए हैं, तो इसकी हाइट पापा पे गई है। तो ये चीज़ें जो होती है हेरिडिटी में आ जाती है, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं क्वालिटीज़ को। और इन्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जो हम अपनी सराउंडिंग से लेते हैं, एक्सेप्ट वंस जीन्स। ठीक है, इसमें की पॉइंट है, टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट इन्वायरमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लरिश। कि एक टीचर को बच्चे को एक बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक बच्चा जो है वो फ्लरिश कर सके। एक टीचर के हाथ में होता है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना स्कूल में। अगर वो अच्छा प्रोवाइड करेगी तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, तो फ्लरिश कर पाएगा बच्चा। तो इसलिए ये अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, टीचर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की, वो देख लेते हैं हम। तो हेरिडिटी, जिसे हम नेचर कहते हैं सॉरी, वो डिफाइन होती है एज टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली एक्वायर्ड फैक्टर्स इन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकली हम जैसे एक्वायर करते हैं वो फैक्टर्स आते हैं हेरिडिटी में, नेचर में, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में एक इंडिविजुअल की। और इन्वायरमेंट जिसे हम नर्चर कहते हैं, वो टोटलिटी है ऑफ कंडीशंस विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर बिहेवियर। यानी कि जो भी कंडीशन जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारा इन्वायरमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बच्चे को जो भी बिहेवियर में हमारे मॉडिफिकेशंस लाने होते हैं, चेंजेस लेके आने होते हैं, उसको लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंट। क्योंकि इन्वायरमेंट से ही बच्चा सीखता है चीज़ें, जो भी सीखता है वो सीखा सिखाया पैदा नहीं होता है। उसमें क्वालिटीज़ जो है वो लुक्स वगैरह की आ सकती हैं इनहेरेंट होके, हेरिडिटी होके, लेकिन आने के बाद वो सीखता है। तो बेसिकली दोनों ही चीज़ें जो हैं वो, हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, और इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, जिससे आप अगर पेपर में लिखेंगे तो आंसर आपका और भी अच्छा बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बोथ यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए।
इंडिविजुअल इज़ द रिजल्ट एंड प्रोडक्ट बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एक इंडिविजुअल जो है वो रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये इनटू मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स नहीं है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप भी ऐसे ही लिखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में पूछ ली जाती हैं कि क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। तो मतलब एजुकेशन में क्या इसका रोल है, क्या ज़रूरत है ये। तो सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इससे हम इंडिविजुअल में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या बच्चे में क्या डिफरेंस है, ये बच्चा किस चीज़ में होशियार है, ये कि बच्चा किस चीज़ में वीक है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। प्रेडिक्शंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी ग्रोथ इसकी होगी, कितनी डेवलपमेंट हो सकती है इसकी, ये सब। मेजरिंग पावर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ सिंगल स्पीशीज़, एक सिंगल स्पीशीज़ में जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसको मेजर किया जा सकता है, मेजरिंग पावर के बारे में पता लगाया जा सकता है। एंड ब्रिंगिंग नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स बाय नोइंग द इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी टू मेक इट बेटर, जो भी इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, जो भी इन्वायरमेंट में लाने की, मतलब जो भी बच्चे का इन्वायरमेंट और हेरिडिटी को जानते हुए जो भी उसको इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है हम वो भी इससे ला सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं और 2 टॉपिक्स रह गए हैं इस यूनिट के। थोड़ी लेंदी यूनिट है ये, आगे वाली इतनी ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये यूनिट थोड़ी लंबी है ज़्यादा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी, आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। कोई भी आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है, कोई भी आपको सजेशन देने हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। कोई भी आपको अगर परेशानी है, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।